Hello dear bankers, welcome to EduTap and welcome to Jab on the Go series. तो in today's lecture 40 हम डिस्कस करेंगे आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। तो ऑन द गो सीरीज क्या है और हम क्यों लेके आए थे? देखिए, ऑन द गो का मतलब कि चलते फिरते कहीं से भी ना 15 से 20 मिनट के रिकॉर्डेड सेशन देख के आप अपनी जेआईबी मई 2026 की अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। तो हमारा मॉड्यूल ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो रहा है, 1 और 2 लेक्चर रह गए हैं इसके। तो इसी के साथ एक फ्री बुक के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत आसान हो सकती है। तो इस ई बुक में आपको क्या मिलता है? इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट और उनको कैसे अप्रोच करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिंस 2023, बिकॉज कोई भी एग्जाम हमें देना हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इन्हीं से तो पता चल रहा है कि स्टडी बेस ज्यादा आ रहे हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट ज्यादा आ रहे हैं, कौन से मॉड्यूल की क्या वेटेज है। देन 1200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, सी सच अ लार्ज बैंक ऑफ क्वेश्चन की आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर अब देखिए, ये तीन स्कीम्स को ना मर्ज करके एक स्कीम लॉन्च की गई थी, दैट इज आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006, ओम्बड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी 2018 और ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन 2019। तो इन सबको मिला के कि एक नेशन है, एक ही ओम्बड्समैन रो की स्कैटर्ड जगह पे बार बार ना जाना पड़े, आरबीआई की ही इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है, वहीं पे भी आप कंप्लेंट कर पाओ। कॉस्ट फ्री रिड्रेसल है, कोई कॉस्ट नहीं लगती। बैंक अगर आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं कर रहे विद इन 30 डे, तो यू कैन अप्रोच द आरबीआई ओम्बड्समैन। सीनियर ऑफिशियल होता है जो उसको मैनेज कर रहा होता। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अब तो आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2026 आ गई है, आरबीआई ने कुछ अपडेट्स किए हैं। ठीक है, ऑन 17 जनवरी। तो अपडेट्स ये थे कि जो हमारी कंपनसेशन थी ना, उसकी लिमिट को इंक्रीज कर दिया है। वो 20 लाख से कितनी कर दी गई, 30 लाख। और जो मेंटल हरासमेंट के लिए आपको 1 लाख मिलता था ना, अब वो 3 लाख कर दिया गया है। राइट, बट ये जो 2026 में आपके 17 जनवरी को ये अपडेट्स आए हैं ना, इसके पूछे जाने के चांसेस है आपके नवंबर वाले साइकिल में। ठीक है, क्योंकि आपको जो पेपर अभी मई में आना है, वहां पे आपको दिसंबर 2025 तक के अपडेट्स पूछे जाते हैं। राइट, तो ये आपका नवंबर के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वहां पे ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। पता होना चाहिए कि क्या अपडेट्स है। 20 लाख से 30 लाख कर दी लिमिट, 1 लाख था मेंटल हरासमेंट का, उसको बढ़ा के 3 लाख कर दिया। ओके, और भी थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, बट अभी हमने आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 की बात करनी है। कौन सी आरई रेगुलेटेड एंटिटीज कवर की जाती है स्कीम के तहत? बैंक के लिए थोड़ी है ये सिर्फ, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, नॉन शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक जिनका 50 करोड़ और अबव डिपॉजिट साइज होगा, एनबीएफसी जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है। ठीक है, इसमें ना हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को कंसीडर नहीं करते हैं। राइट, तो जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है एनबीएफसी और जिनका कस्टमर इंटरफेस और इनका एसेट साइज इतना हो, वो इसमें कवर होती है कि इनके खिलाफ आप कंप्लेंट कर सकते हो, या ये भी कर सकती हैं। सिस्टम पार्टिसिपेंट, सारे के सारे पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स जो है, बैंक एज वेल एज नॉन बैंक। देखो, पेटीएम यूज कर रहे हैं आप, गूगल पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपकी ट्रांजेक्शन होगी, पैसा डिडक्ट हो गया बेवजह ही, तो वो भी कंप्लेंट कर सकते हो आप। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, सिविल कंपनीज जो हैं, ये भी इसमें कवर होती हैं। अब क्या है ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट जो ओम्बड्समैन का है? देखो, जो ओम्बड्समैन की अपॉइंटमेंट होती है ना, वो आरबीआई के द्वारा की जाती है फॉर मैक्सिमम 3 ईयर। डिप्टी ओम्बड्समैन होता है। तो कहाँ पे जाती है आपकी कंप्लेंट? जितनी कंप्लेंट्स है वो रिसीव की जाती है सीआरपीसी, दैट इज सेंट्रल रिसीट्स एंड प्रोसेसिंग सेंटर, जो कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। देखो, अब अगर इंडिया में ओवरऑल 20 ओमेंस मैन है सपोज कीजिए, तो आपको हर एक के पास जाने की जरूरत नहीं है खुद से। आपने एक ही काम करना है, अपनी कंप्लेंट सीआरपीसी चंडीगढ़ को भेज देनी है। अब वो सेग्रीगेट करेंगे आगे, जहां जहां की कंप्लेंट है, जिस जिस बैंक की आपने की है। तो आपका काम एक तरीके से इजी हो गया है कि आपने सिर्फ सीआरपीसी के पास कंप्लेंट्स रिसीव होती है, वो देखते हैं कि आगे कौन से ओम्बड्समैन को कंप्लेंट्स जानी है, कहाँ से है, कौन से रीजन का है। तो क्या पावर इनके पास वो आरबीआई के द्वारा स्पेसिफाई की गई है। अब मोड क्या रहता है जो कंप्लेंट्स को सॉल्व करने का क्राइटेरिया एग्रीमेंट से, मेडिएशंस के थ्रू, और लास्ट में फिर अवार्ड पास हो जाता है। पहले तो ट्राई किया जाता है कि कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट हो जाए। प्रोसीजर क्या है? खुद भी पर्सन कर सकता है या उसके ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा भी। की कैसे जाती है? ऑनलाइन पोर्टल है cms.rba.org.in, इलेक्ट्रॉनिक मोड, फिजिकल मोड में भी कर सकते हो, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉलो करना होता है, बट इजी रहता है अगर आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू भी कंप्लेंट कर देते हो। देन अब क्या पावर रहती है ओम्बड्समैन के पास? उनके पास पावर है कि वो रेगुलेटेड एंटिटी या किसी और रेगुलेटेड एंटिटी से इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकते हैं। अगर एक बैंक ने
डिडक्ट कर दिए पैसे आपके बेवजह, आपके अकाउंट से 10 लाख चले गए। तो ओम्बड्समैन के पास पावर होती है कि उस बैंक को पूछ सकते हैं कि हमें रिकॉर्ड्स दिखाओ। अगर नहीं देते हैं वो रिकॉर्ड तो क्या होगा, वो आरबीआई ओम्बड्समैन क्या मान लेगा कि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी पड़ती है, बट एक्सेप्शन कहाँ पे है, जहाँ पे लॉ की साइड से रिक्वायरमेंट है कि हमें इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो, कंसेंट ही है कस्टमर का, नेचुरल जस्टिस और फेयर प्ले है। तो वहां पे एक्सेप्शंस है, वहां पे आप बता सकते हो किसने कंप्लेंट करी है। देन क्या रहती है प्रोसेसिंग कंप्लेंट्स की, देखो देखी जाती है पहले सीआरपीसी में कंप्लेंट्स की उसको एक्सेप्ट भी करना है कि नहीं करना है। आपने ऑनलाइन पोर्टल सीएमएस पे कंप्लेंट्स डाल दी, अब जो सीआरपीसी सेंटर चंडीगढ़ में है वो चेक करेंगे कंप्लेंट्स क्या क्या है, किसके द्वारा आई है, क्या इस कंप्लेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर रेजोल्यूशन पास होती है, जैसे बात की फैसिलिटेशंस, मेडिएशन, कंसाइलेशंस, फिर बाद में अवार्ड पास होता है। अब प्रोसीडिंग्स क्या रहती है ओम्बड्समैन ऑफिस में, इट इज नॉट बाउंड बाय द रूल ऑफ द एविडेंस। इसमें क्या होता है, जो रेगुलेटेड एंटिटी का रिटर्न रिस्पॉन्स है वो विद इन 15 डेज आना चाहिए। अगर वो 15 डेज में रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो उनके पास फिर राइट नहीं होता, वो आगे अपील नहीं कर सकते, अपील राइट वो लूज कर लेंगे। अगर ओम्बड्समैन ने अवार्ड पास कर दिया रेगुलेटेड एंटिटी सेटिस्फाइड ही नहीं है, बट उन्होंने अगर 15 दिन में रिस्पॉन्स नहीं दिया तो फिर वो आगे जाके अपील नहीं कर सकती हायर अथॉरिटी को। अब अवार्ड क्या पास होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यही चेंज हुआ है जो मैं आपको बता रही थी अभी कि आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2026 में ये वाली लिमिट चेंज कर दी गई है, ये कर दी है हमारी 30 लाख और ये कर दिया आपका क्या 3 लाख। ओके, तो क्राइटेरिया क्या है फॉर रूलिंग इन एन अवार्ड, देखो ये बेस किसके ऊपर बेस्ड होता है, प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस के ऊपर। तो डायरेक्ट परफॉर्मेंस पे कितना अमाउंट पे किया जाएगा, कोई अमाउंट एक्चुअल अमाउंट कोई सीलिंग नहीं है, जितना नुकसान हुआ था उतना बैंक पे करेगा। 10 लाख कटा कस्टमर के अकाउंट से 10 लाख, 20 लाख होता तो उतना ही, मतलब एक्चुअल में जितना लॉस हुआ उतना। उसके ऊपर कितना जो अवार्ड सीलिंग्स है कितना पास किया जाता है कॉन्सिक्वेंशनल लॉसेस पे, 20 लाख है। ठीक है, अब अगर एक पर्सन बोल देता है कि ये 10 लाख जो मेरे अकाउंट से डिडक्ट हुआ उसकी वजह से मुझे आगे नुकसान हो गया, ठीक है 15 लाख का, तो कितना पास किया जाएगा, तो मैक्सिमम लिमिट क्या है 20 लाख, इससे ज्यादा नहीं था 2021 वाली स्कीम में। और ये 2026 वाले में कितना कर दिए 30 लाख। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपको अभी यही पता होना चाहिए, बट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यू शुड नो कि 2026 में अब जो अपडेटेड आया है उसमें 30 लाख की लिमिट कर दी है। और अगर आपको लॉस ऑफ टाइम हो रहा है, एक्सपेंस इनकर हो रहा है, मेंटल हरासमेंट हो रही है, आना जाना आप कर रहे हो, उसका 1 लाख था, ये बढ़ा के कितना कर दिया 3 लाख 2026 में। तो नवंबर साइकिल के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट, बट अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए। तो इस पे क्वेश्चन आते हैं आपको। अब क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं अवार्ड पास करने के लिए, एक्सेप्टेंस लेटर भेजा जाता है आरई को विद इन 30 डेज, और वही बात की अपील, फिर वो उसका अपील आगे नहीं कर सकते अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते, राइट। अब किसके पास अपील की जा सकती है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ आरबीआई डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिंग द स्कीम, ठीक है, सीनियर ऑफिशियल होते हैं उनके पास आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो, दोनों पार्टी कर सकती है, यानी कस्टमर भी कर सकते हैं और बैंक भी, अगर किसी को भी दिक्कत आ रही है। तो अगर रेगुलेटेड एंटिटी अपील करना चाहती है ना, चाहे बैंक है एनबीएफसी है इनमें से, तो इनको प्रायर सैंक्शन लेना पड़ेगा, किसका, चेयरमैन और एमडी सीईओ और ईडी ऑफिशियल ऑफ इक्वल रैंक, तब जाके वो अपील कर सकते हैं। टाइम लिमिट क्या है देखिए, जब आप अपील फाइल करते हो, देखो अपील फाइल होनी चाहिए विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लेंट एक्चुअली रिसीव द अवार्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। बैंक्स के लिए ये 30 डे कब से स्टार्ट होता है, जब उन्होंने कंप्लेंट का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट किया। देखो हाँ, आरबीआई ओम्बड्समैन ने इनको भेजा था अवार्ड, ठीक है, मान लीजिए 1 अप्रैल 2025 को, इन्होंने एक्सेप्ट किया 5 अप्रैल 2025 को, तो 5 अप्रैल से इनका 30 डेज का टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ इनको 30 एडिशन डेज ग्रांट किया जा सकता है अगर ये बताते हैं कि हमारा डिले क्यों हुआ। बट वो कोई ऐसा नहीं है कि गारंटेड है मिलेगा ही मिलेगा 30 डेज का एक्सटेंशन, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, ओम्बड्समैन के ऊपर। अगर उनको लगता है कि एक्सटेंशन देना चाहिए, उनका रीजन वैलिड था, तभी वो प्रोवाइड करेंगे। अदरवाइज यही एडवाइस किया जाता है कि आप ये 30 डेज की लिमिट में ही आगे अपील फाइल कर दो। अब ग्राउंड फॉर नॉन मेंटेनेबिलिटी, देखो कौन सी कंप्लेंट्स आरबीआई ओम्बड्समैन रिसीव नहीं करते। आपने क्या किया, डायरेक्टली ओम्बड्समैन के पास आप चले गए, आपको क्या बोला गया है कि पहले आपने रेगुलेटेड एंटिटी के को अप्रोच करना है, आपको बैंक के साथ दिक्कत थी,
कंप्लेंट तो बैंक के पास जाते ना, पहले आपने 30 डेज का क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं किया, डायरेक्टली ओम्बड्समैन के पास चले गए, तो आरबीआई ओम्बड्समैन आपकी कंप्लेंट को रिसीव नहीं करेंगे। आपने रेगुलेटेड एंटिटी के साथ कंप्लेंट तो फाइल कर ली, बट 30 डेज तक का वेट ही नहीं किया आपने, तब भी ओम्बड्समैन एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपकी कंप्लेंट। बट यहाँ पे एक कंडीशन है, 30 दिन के अंदर ही बैंक की साइड से आपको रिप्लाई आ गया था और आप उस रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं थे, फिर जाके आप कर सकते हो इस टाइम पीरियड के दौरान। अगर आप कंप्लेंट कर रहे हो आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द रिप्लाई ऑफ आर ई, ठीक है, आपके पास टाइम होता है 30 डेज तक का टाइम, फिर 1 साल तक का कि आप कंप्लेंट फाइल करें, तो उसके बियॉन्ड कर रहे हो तो ओम्बड्समैन नहीं रिसीव करेगा। जो कंप्लेंट ऑलरेडी ओम्बड्समैन के पास चल रही है, अंडर प्रोसेस है, पेंडिंग है, वो भी ओम्बड्समैन जो है फिर से क्यों लेगा कंप्लेंट्स। और अगर बैंक का कमर्शियल डिसीजन है उसके खिलाफ अगर आप कंप्लेंट कर रहे हो, ठीक है, आपने ओम्बड्समैन को कंप्लेंट की कि ये बैंक मुझे लोन पास नहीं कर रहा, बट बैंक ने लोन क्यों नहीं पास कर रहा, बैंक को लगा कि ये पर्सन तो ईएमआई चुका ही नहीं पाएगा, तो वो कमर्शियल डिसीजन जो रेगुलेटेड एंटिटीज का होता है उसके खिलाफ आप ओम्बड्समैन को अप्रोच नहीं कर सकते हो। देन डिस्प्यूट वेंडर और रेगुलेटेड एंटिटीज का है, तो वो ombudsman क्या करेगा उन कंप्लेंट्स की, वो तो कोर्ट में जाके आप सॉर्टेड आउट करवाओगे ना। अब आपने कंप्लेंट एड्रेस की है बाकी अथॉरिटीज को जो डायरेक्टली ombudsman के पास नहीं जानी चाहिए, वो भी नहीं ombudsman रिसीव करेगा। आप मैनेजमेंट और एग्जेक्टिव ऑफ आरई के खिलाफ जो है कंप्लेंट ombudsman को नहीं कर सकते हो। और देखो, अगर कंप्लेंट ऐसी है कोई डिस्प्यूट हुआ है जिसमें एक्शन लिया गया था रेगुलेटेड एंटिटी के द्वारा जो लॉ की साइड से एनफोर्समेंट अथॉरिटी के द्वारा है, तो वो सारी कंप्लेंट्स आपकी कोर्ट वगैरह में सॉर्टेड आउट होगी ना, ओम्बड्समैन उन कंप्लेंट्स को नहीं देखता, राइट। अब किसी सर्विस में कोई डेफिशिएंसी पाई गई है और जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड है ही नहीं, यानी आप एक ऐसी मतलब वो यूज करो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किए ही नहीं जाते, वहां पे आपके पैसे डिडक्ट हो गए, तो ओम्बड्समैन उन कंप्लेंट्स को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। दो बैंक का आपस में क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, ए और बी बैंक है, ये कंप्लेंट्स भी ओम्बड्समैन रिसीव नहीं करेंगे। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच में क्या हो गया, झगड़ा हो गया, तो वो वाली कंप्लेंट कोर्ट में जाएगी ना, ओम्बड्समैन के पास नहीं जाएगी। और जो कंप्लेंट अब्यूसिव है, फेक है, ये सारी जो है ओम्बड्समैन के पास नहीं जाती। अब आपकी ऑलरेडी कोर्ट में पेंडिंग चली है कंप्लेंट, ठीक है, तो आप कोर्ट में ही जाएंगे ना, ट्रिब्यूनल वगैरह में चली हुई है, तो उसको ओम्बड्समैन नहीं देखता। और कंप्लेंट अगर आप आफ्टर एक्सपायरी ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब जो लिमिटेशन एक्ट में उसके बाद कर रहे हो कुछ क्लेम्स के लिए, तो वो वाली कंप्लेंट्स ओम्बड्समैन रिसीव नहीं करेंगे। अगर आपने कंप्लेंट इनकम्प्लीट डिटेल्स के साथ दी, देखो आपको सारी डिटेल्स ओम्बड्समैन को बतानी पड़ेगी, अकाउंट नंबर, बैंक का नेम, ये सारी चीजें, क्या क्या दिक्कत हुई थी, कितना पैसा डिडक्ट हुआ था, विद प्रॉपर प्रूफ। तो अगर इनकम्प्लीट डिटेल्स के साथ डिपॉजिट कराओगे तो ombudsman उनको नहीं रिसीव करेंगे। कंप्लेंट लॉन्च कर रहे हो एडवोकेट के थ्रू, अब अगर आप एडवोकेट के थ्रू करोगे, आप खुद जो है क्लाइंट अलग हो, तो ombudsman नहीं रिसीव करेंगे, बट एक कंडीशन है, अगर एडवोकेट के साथ ही धोखा किया बैंक ने तो वो तो कस्टमर हो गया ना, वो कर सकता है फिर। अब कंप्लेंट है कि आप सजेशन ऑफर कर रहे हो, गाइडेंस एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो, तो वो वाली कंप्लेंट्स भी ओम्बड्समैन रिसीव नहीं करते। देन कब रिजेक्शन की जा सकती है कंप्लेंट के ओम्बड्समैन के द्वारा, वही नॉन मेंटेनेबल जो हमने डिस्कस कर लिया, ऑफरिंग सजेशन, ये गाइडेंस आप सीख कर रहे हो, कंप्लेंट इज विदाउट सफिशिएंट कॉज है आपका, ओम्बड्समैन का ओपिनियन है कि कोई डेफिशिएंसी नहीं थी सर्विस में, सब कुछ सही है, ठीक है। अब अगर आप ऐसे उसके लिए कंपनसेशन डिमांड कर रहे हो जो पावर में नहीं है, आप बोल रहे हो कि मुझे 30 लाख से ऊपर की कंपनसेशन चाहिए, जबकि पावर क्या है कि 20 लाख तक की प्रोवाइड की जा सकती है, तो वो कंपनसेशन आपको नहीं मिलेगी और रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। रीजनेबल डिलीजेंस के साथ ही आपने कंप्लेंट फाइल नहीं की। और जहां पे ये बोला जाता है कि डॉक्यूमेंट्री चाहिए, इलाबोरेट डॉक्यूमेंट्री, ओरल एविडेंस चाहिए, प्रोसीडिंग्स होनी है, तो ये सारी चीजें ना कोर्ट में जाती हैं, ये ओम्बड्समैन के पास नहीं जाएगी। अब अगर ओम्बड्समैन को ये भी लग रहा है कि कोई फाइनेंशियल लॉस और डैमेज तो हुआ ही नहीं, कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं हुई कस्टमर को, तो ऐसी कंप्लेंट जो है ओम्बड्समैन रिसीव नहीं करेंगे। तो ये भी आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कौन कौन सी कंप्लेंट्स जो है ओम्बड्समैन के द्वारा रिजेक्ट कर दी जाती है। तो अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लेंट्स आर नॉट कवर्ड अंडर द आरबीआई ओम्बड्समैन स्कीम। देखो, कमर्शियल डिसीजन वाली क्या हम कर रहे थे, नहीं। डिस्प्यूट हो रहा है वेंडर और आदि के बीच में, नहीं, वो भी नहीं कर रहे। आपने कंप्लेंट एड्रेस्ड है बाकी अथॉरिटी को जो डायरेक्टली एड्रेस ही नहीं की ओम्बड्समैन को, वो भी नहीं। अगर आप जर्नल ग्रेवियंस के अगेंस्ट मैनेजमेंट और एग्जेक्टिव ऑफ आरई के थ्रू कर रहे हो तो वो भी नहीं, तो सारी है हमारी जो आप जो है
फाइल नहीं कर सकते हो, ठीक है। दो बैंक के बीच में भी डिस्प्यूट हो जाता है तो वो भी हम नहीं लेके जाएंगे। देन कोई लिमिट नहीं है जो अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट ट्रांजेक्शन होती है जिसके अगेंस्ट आप आरबीआई ओम्बड्समैन को अप्रोच कर सकते हो कि रेजोल्यूशन प्रोवाइड करो। बैंक ने आपके साथ धोखा किया कि 10 लाख का अमाउंट आपके अकाउंट बैंक अकाउंट से खाली हो गया, ठीक है, या वही कंप्लेंट ली जाएगी जिसमें लॉस जो है डायरेक्टली आउट ऑफ फैक्टर, उसमें और उसमें 20 लाख की कंपनसेशन है, या इससे लोअर वाली, या ओम्बड्समैन प्रोवाइड करेगा कंपनसेशन अप टू 1 लाख फॉर मेंटल अगोनी हरासमेंट। अभी हम ना आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 की बात कर रहे हैं, तो आपने आंसर भी उसी तरीके से करना है। तो ये क्या है, सारे ही आपके सही हैं, यही चीज है ना। जितना अमाउंट डिडक्ट हुआ एक्चुअल अमाउंट वही बैंक आपको प्रोवाइड करेगा। कंपनसेशन आप डिमांड कर रहे हो कि ये 10 लाख की वजह से आपको नुकसान हुआ था, तो कितनी लिमिट है अभी, 20 लाख है। और मेंटल हरासमेंट की क्या है, अप टू 1 लाख है, राइट। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अगर आप जेआईबी में 2026 को टारगेट करें ना, आपने मन बना लिया कि अभी प्रिपरेशन करनी है, रजिस्ट्रेशन वगैरह आप करवा चुके हो, तो आपको लगता है आपको कोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। आपको क्लिक करना है जैप कोर्सेज पे। जैप कोर्सेज में जैसे आप जाओगे यू नीड टू स्क्रॉल डाउन, तो आपको स्क्रॉल डाउन करके ना डिफरेंट नंबर ऑफ कोर्सेज यहाँ पे दिख जाएंगे। एक है आपका कंप्लीट मास्टर कोर्स, इसमें आपकी डिटेल स्टडी करवाई जाती है, यानी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस मिलती है और उसी के साथ आपको लाइव क्लासेस जस्ट बिफोर द एग्जाम भी मिलेगी रिवीजन के लिए। कॉन्सेप्ट नोट्स मिलते हैं, सॉल्व पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। डिस्काउंट है फैब 77 टू गेट फ्लैट 77%। और इसी के साथ हमारा लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 भी लॉन्च हो चुका है। कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ये है। यहाँ पे ना आपको मॉर्निंग इवनिंग 2 2 आवर्स डेडिकेट करने हैं बस। और अगर आपकी लाइव क्लास मिस भी हो जाती है, नो वरीज, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो। कॉन्सेप्ट नोट्स और पीवाईक्यू चैप्टर वाइज सब कुछ सेम मिलेगा आपको और कोड भी सेम ही है। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को तो मास्टर कोर्स लेना है बट मेरे सिर्फ 2 पेपर रहते हैं, तो मैं पूरा मास्टर कोर्स नहीं परचेज करना चाहती या करना चाहता हूँ, तो कोई बात नहीं, आप इंडिविजुअल में भी एनरोल कर सकते हो एज पर योर नीड। बट कोई भी कोर्स परचेज करने से पहले अगर आप ये देखना चाहते हो कि क्लासेस का लेवल क्या है, नोट्स कैसे हैं, क्विजेस कैसे प्रोवाइड की गई है, तो आप हमारे 3 आर के ट्रायल कोर्स में एनरोल कर सकते हो विद रुपीज 1 जस्ट, राइट। और अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो कि ये जो टाइम रह गया ना इसको यूटिलाइज अच्छे से किया जाए और प्रैक्टिस हो, तो टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लीजिए। इसमें आपको सॉल्व पीवाईक्यू, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, ये सब कुछ मिल रहा है फ्लैट 77% ऑफ के साथ और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। और आपको मैं बता दूं, हमारी हर 15 दिन में एक मेंटर टॉक रहती है। मेंटर टॉक क्या है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, एक सब्जेक्ट से ज्यादा डर लग रहा है और समझ ही नहीं पा रहे हो कैसे क्या स्टार्ट करना है, तो मेंटर टॉक में एनरोल कर लीजिए, आपको डेफिनेटली कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा, राइट। तो अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है, तो आप हमें कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।